हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। एक और बड़े कमाल आर्टिकल के साथ जो कि नायरोमेट्रिक्स की तरफ से है और क्रोएशिया के ऊपर है कि क्रोएशिया की फर्दर पॉलिसी क्या है और किस तरीके से वो नए कैंडिडेट्स के लिए, नए एप्लीकेंट्स के लिए, नए जॉब सीकर्स के लिए वो एक फेवरेट डेस्टिनेशन दिन ब दिन बनता जा रहा है। और इसमें हम ये भी बात करेंगे कि किस तरीके से अप्लाई करना है, आपको जॉब्स कैसे सर्च करनी है और कौन कौन से प्रोफेशंस जो है इन डिमांड है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बात होंगी और थोड़ी सी डेवलपमेंट के ऊपर भी बात होगी कि अभी तक क्रोएशिया ने क्या काम किया है और लेबर पार्टी क्या आपको फेवर में दे रही है और किस तरीके से आप क्रोएशिया आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में बात होगी। तो जी, सबसे पहली बात यह है कि क्रोएशिया को ईयू के अंदर आए हुए भी मेरे ख्याल 2-4 साल ही हुए हैं, मुझे एग्जैक्ट डे नहीं पता, लेकिन उसने इतने छोटे से स्पेल के अंदर बहुत सारे इंटरनेशनल कैंडिडेट्स को ट्रैक किया। बहुत से लोग क्रोएशिया आए हैं, जिसके अंदर लेबर पार्टी का ये क्लेम है कि फर्स्ट हाफ के अंदर 1,43,000 वर्क परमिट्स इशू हुए। बड़ा नंबर है, ठीक है। और उसके बाद उनका क्लेम है कि हम लोगों ने 4 साल के अंदर 4 लाख वर्क परमिट्स इशू किए हैं, ठीक है। 4 लाख वर्क परमिट्स इशू हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग क्रोएशिया गए हैं। एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है कि हमारे मुल्कों के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो बेरोज़गार हैं, इंडिया के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, नेपाल के अंदर, साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर, और उनके लिए ये अच्छी जगह है। फिर बात होती है जी कि क्रोएशिया ने अपने वर्क परमिट्स को एक्सटेंड करने का प्लान कर दिया है ताकि मार्केट के अंदर सस्टेनेबिलिटी रहे। मतलब कि अब जो कोई आएगा वो क्रोएशिया के अंदर रहते हुए ही अपने वर्क परमिट्स को एक्सटेंड करता जाएगा और इस प्रोसेस को और सिंप्लीफाई कर दिया है। इसके अंदर मजीद पूरा प्रोसेस नहीं लिखा कि किस तरीके से सिंप्लीफाई किया, लेकिन एक्सटेंड्स होंगे, एक्सटेंशंस मिलेंगी। और इसके अंदर लिखा है कि अगर आप एम्प्लॉयर चेंज करते हैं, जॉब चेंज करते हैं, तो आपको नया परमिट भी अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, आप अपनी आईडी के ऊपर ही चेंज कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी बात है। हम लोग यहाँ तक कि माल्टा के अंदर दोबारा परमिट अप्लाई होता है, लेकिन क्रोएशिया कह रहा है जी कि हमको अब दोबारा परमिट अप्लाई करने की खामखा पैसे बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग आईडी के ऊपर ही चेंज करें बकौल इस आर्टिकल के। फिर इसके अंदर लिखा हुआ है कि हम लोग मज़ीद काम कर रहे हैं कि लाइफस्टाइल के स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जाए। अब उसके अंदर शायद मुझे ऐसा लगता है कि ये हो रहा होगा कि बहुत सारे लोग एक कमरे में रहते होंगे, अब उसके अंदर किरायों पे बात हो रही होगी और लोगों को स्टैंडर्ड मेंटेन करते हुए, जैसे ईयू का है कि एक कमरे में 2 लोग रहेंगे, उसके हिसाब से ये चलेगा। इसकी कोई वजाहत नहीं है, लेकिन जब अकोमोडेशन के स्टैंडर्ड्स की बात हो रही होती है तो इस चीज़ों की बात अक्सर हो रही होती है। फिर जी बात आती है कि रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है आपको ये सारी चीज़ें करने के लिए, ये जॉब को हासिल करने के लिए। सबसे पहले तो देखिए, आपने जॉब ढूंढनी है, उसकी साइट मेरे आपको पोर्टल पे मिल जाएगी। नंबर 1 जॉब साइट नाम से एक मैंने वीडियो है, कोशिश करूँगा मैं इस डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर दूँ उसका लिंक। उससे आप क्रोएशिया में जॉब ढूंढ सकते हैं। उसके बाद सबसे पहली चीज़, आपका इंटरव्यू होने के बाद आपको जॉब ऑफर लेटर चाहिए। फिर आपके पास वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो कि कम से कम 1 साल का होना चाहिए। फिर आपका मिनिमम थ्रेशोल्ड होना चाहिए, आपकी सालाना सैलरी कम से कम 25,000 होनी चाहिए। इससे कम होगी तो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर नहीं मिलेगा। फिर आ जाता है जी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, उसमें आपकी तालीम, आपने जो भी प्रोफेशन है आपका, आपने सारी चीज़ें अटेस्टेड होनी चाहिए, नोटरी होनी चाहिए। फिर आ जाता है फाइनेंशियल रिसोर्सेज। जी, क्रोएशिया ने आपकी बैंक स्टेटमेंट भी मांगी है, क्या आपके पास इनफ फंड्स हैं अपने आप को सपोर्ट करने के लिए, क्रोएशिया जाने के लिए। फिर आ जाता है जी ट्रैवल डॉक्यूमेंट। ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपका पासपोर्ट और प्रूफ ऑफ मेडिकल इंश्योरेंस, और फिर बैकग्राउंड चेक्स भी हो सकते हैं, आपकी हेल्थ स्क्रीनिंग आपके कंट्री में भी हो सकती है। और फिर बताया गया है कि 30 से 60 दिन के अंदर, 2 महीने के अंदर अंदर आपका ये सारा प्रोसेस होता है। और इसकी फ़ीस होती है जी 74.32 यूरोस। ये इस परमिट की फ़ीस होती है, इस वीज़ा की। और इसके अंदर आपने तमाम ये डॉक्यूमेंट्स लगाने होते हैं। फिर ईयू ब्लू कार्ड होल्डर्स की भी बात हो रही है, क्योंकि बहुत से प्रोफेशंस हैं, जैसे डॉक्टर्स हैं, आईटी स्पेशलिस्ट हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो एक नॉर्मल ट्रेड जनरल कैटेगरी में नहीं जाते, वो ईयू ब्लू कार्ड होल्डर्स होते हैं।
और उनके लिए ये फ़ायदा होता है कि उनको खुली आज़ादी होती है, वो अपना एम्प्लॉयर्स भी चेंज करते हैं, ऑल ओवर द यूरोप वो जॉब भी ढूंढ सकते हैं, वो जा भी सकते हैं, काम कर भी सकते हैं। और इसके अलावा उनका प्रोसेस फास्ट होता है परमानेंट रेजिडेंसी की तरफ। तो हर तरीके से ईयू ब्लू कार्ड होल्डर्स को फ़ायदा होता है, लेकिन ऑफ कोर्स उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी मेहनत की होती है, तब जाके वो इस स्टेज पे पहुंचे होते हैं। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपके साथ शेयर की हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और आपके काम भी आएगी। और दोस्तों, आप लोगों का मुझे मोटिवेशन चाहिए होता है, जो कि आप कमेंट भी कर सकते हैं, आप मुझे लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब करें, ताकि मज़ीद मैं ऐसे अच्छे से अच्छा कंटेंट लाऊं और आप लोगों के साथ कनेक्टेड रहूं। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।